अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब, दो चीज़ें हैं सर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा मैंने कहा आप रहनुमाई भी फरमाएं। तौहीन पार्लियामेंट की आजकल बात की जा रही है, कल वज़ीर ख़ारजा भी ये बात कर रहे थे तौहीन पार्लियामेंट एंड ऑल दैट, और प्रिविलेज कमेटी के अंदर बनाएंगे। सर आइन क्या कहता है, क्या पार्लियामेंट बुला सकती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को? और अगर पार्लियामेंट, पहले तो ये बता दें क्या पार्लियामेंट बुला सकती है, क्योंकि प्रिविलेज कमेटी तो उसका सब पार्ट है, झैली अदारा है, तो वो तो सेकेंडरी आएगा। क्या पार्लियामेंट बुला सकती है जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके कॉन्डक्ट पर या किसी चीज पर? देखिए, जहाँ तक हमारे आइन का है, आइन में हमारा जो तीनों लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव और जुडिशरी के अपने अलग अलग है और एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखते हैं और एक दूसरे को डिसिप्लिन करने के लिए जो भी कवानीन बनाते हैं, पार्लियामान कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट उसको देखती है कि क्या वो कानून जो बना हुआ है वो आइन के मुताबिक रखता है कि नहीं। लेकिन शॉर्ट ऑफ इट किसी भी जज को हमारे आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक किसी भी जज को ना कोई डिसिप्लिन किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट की दूर की बात है। इवन कोई सिविल जज भी पार्लियामान नहीं बुला सकती उसको डिसिप्लिन करने के लिए और उससे ये क्वेश्चन करने के लिए कि या आपका कंडक्ट कैसा रहा है या आपके फैसले कैसे हो रहे हैं। ये कहीं भी हमारे आइन में इसकी इजाजत नहीं है और नहीं कभी ऐसा हुआ है, किसी भी मुल्क में नहीं हुआ। मैं आपको सिर्फ इतना जरूर बताऊं, अमेरिका में अक्सर होता है, वहां जजेस को पार्लियामान में नहीं बुलाया जाता लेकिन कमेटी, जुडिशरी कमेटी में बुलाया जाता है। वहां कांग्रेसमैन उनसे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कि उनको डिसिप्लिन किया जाए, वो उनको इसलिए बुलाते हैं ताकि उनका व्यू लिया जाए बाज मामलात पे कि हम किस तरह कानून साजी करें। तो ये इजाजत जरूर है कि आप जजेस को बुलाएं और उनकी व्यू से मुस्तफीद हो जाएं। ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं करता कि अगर जज आ जाए, पार्लियामान में आ जाए और वो अपना व्यू दे दें तो उससे जो सेपरेशन ऑफ पावर है उस पर असर पड़ेगा। जिस तरह हमारे भी सेनेट ने एक मरतबा रज़ा रब्बानी साहब ने इनवाइट किया था जवाद ख्वाजा साहब को, लेकिन वो नहीं आ सके थे। बाद में उन्होंने अनवर अजीज जमाली साहब को बुलाया, वो आकर के कमेटी ऑफ द होल का सेनेट को उन्होंने एड्रेस किया था। ये होते रहते। या जो रिसेंटली काजी फाइसा साहब आए थे, वहाँ बैठे थे, आल्दो वो ईवान में नहीं आए थे, वो एक फंक्शन थी, उसका वेन्यू सिर्फ पार्लियामान था। ये होते रहते। लेकिन ये आइन में आर्टिकल 68 की सरासर खिलाफ वर्जी है। ये हुकूमत ने जिस तरीके से किया, बसद एहतराम एक जो उन्होंने रिजोल्यूशन पास करवाए, इस ईवान को मिसलीड किया गया। ये वजीर आजम ने मिसलीड किया है, वजीर कानून ने मिसलीड किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने मिसलीड किया है, और जो भी मोहर है उस रिजोल्यूशंस के वो मोहर है। अगर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ के केस में, जो डॉक्टर मुबशर हसन साहब वाला केस था 2009 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर चुकी है कि पार्लियामान के पास इस्तेकाक मौजूद है, अगर चाहें तो कानून साजी कर लें कि फॉर द फॉलोइंग रीजंस इस डिसीजन को हम इसकी इफेक्ट को नलिफाई करते हैं। जो इस वक्त ऐसा नहीं है कि ये पार्लियामान उसकी इफेक्ट को नलिफाई करे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है इन रिलेशन टू द होल्डिंग ऑफ इलेक्शन इन पंजाब इन केपी के, और वो ऑर्डर है 1 मार्च का, फिर 4 अप्रैल का, फिर 14 अप्रैल का, फिर 19 अप्रैल का, 19 अप्रैल का जो ऑर्डर हुआ, सारे ऑर्डर इस वक्त इंटैक्ट है। और ये भी इंटैक्ट है कि हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इस एक्सपायर्ड, ऑलमोस्ट एक्सपायर्ड पार्लियामान से एतमाद ले ले, क्योंकि आवाम का एतमाद तो ले नहीं सकती। तो इनकी ये कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट को ये दिखा सके कि ये हमने नहीं किया, ये तो पार्लियामान ने किया है और पार्लियामान ने रिजेक्ट किया। लेकिन ये आर्टिकल 88, 188, 189 और 190 की सरासर खिलाफ वर्जी है। एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ जाए तो हुकूमत के लिए लाजिम है उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी। ठीक। अच्छा राज साहब, दो चीजें, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम समझते हैं, और कल से एक नई इस तरह आई है कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसमें मैंने थोड़ा सा कुछ कानूनदानों से पूछा, मैं कि जी कोई ये कानून में, आइन में कोई ऐसी चीज़ है कि कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, उसको कोई सज़ा दी जा सके या कुछ किया जा सके? ऐसा कुछ है नहीं। आर्टिकल 68 के तहत जिस तरह अभी गौहर साहब फरमा रहे हैं, आप बुला भी नहीं सकते ऑनरेबल जजेस को सुप्रीम कोर्ट के, तो फिर ये कहने की, और ये जो प्रिविलेज कमेटी की थी, ये कहने की क्या ज़रूरत पेश आई आप लोगों की? देखें, मैं ये फॉरेन मिनिस्टर ने बात की थी जी, और उन्हीं की डिमांड थी, और आपको पता है कि इसको एक्सप्लेन भी किया गया है बाद में कि ये ज़रूर उन्होंने कहा है अभी इस पर गौर ख्वाज होगा, अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ इस बारे में। ये कंटेम्प्ट ऑफ एक्चुअली अल्फाज का मसला है, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है ना, उसको वो कंटेम्प्ट कहते हैं। बात तो एक ही बनती है कि यू वायलेट प्रोसीजर जो कि विच शुड बी बेस्ड ऑन सम मॉरल टेनेट्स। ठीक।
इशू ये है हमारा, ये कोई आज का ज़ख्म नहीं है, ये पुराना ज़ख्म है। ठीक है, ये मुनीर अहमद से शुरू हुआ है। हाँ, मुनीर अहमद साहब ने होल्ड किया, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट थी ना, ठीक, दैट सक्सेसफुल रेबेलियन इज ए लॉ क्रिएटिंग फैक्ट। ठीक, अयूब खां की बगावत को उसने जस्टिफाई कर दिया, ये ऑनरेबल कोर्ट ने किया है। ठीक, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस आया, कभी दुनिया में नहीं हुआ कि सेपरेट डिसीजन हो, 4 एक तरफ हो, 3 दूसरी तरफ हो, उनको एक्सिक्यूट कर दिया जाए। और बाद में ऑनरेबल जजेस साहबान एक्सप्लेन करते रहे कि हम तो बड़े प्रेशर में थे। ठीक, आप देखें जो ये है अपने अरशाद हसन खान साहब, उन्होंने क्या किया, 3 साल के लिए एक डिक्टेटर को आइन अमेंडमेंट करने की इजाज़त दे दी। और साकिब निसार साहब ने क्या किया, किसी को साकिब बना दिया सादिक और अमीन, बाद में कहा जी मैंने तो पूरा सादिक और अमीन को कहा ही नहीं था। तो मेरा मतलब ये है, और फिर विक्टिमाइजेशन जो है, बात ये है कि अगर हम बिल्कुल क्लीन हैंड से जाएंगे तो ये सिचुएशन नहीं होगी। मैंने अब बात की है, मैंने कहा है कि कार्नेलियस ने कोई ऐसी हरकत की है, मैंने कहा है जस्टिस हमूदुर रहमान ने कोई ऐसी बात की है, मैंने कहा है अजमल मियाँ ने कोई ऐसी बात की है, मैंने क्या कहा नासर मुल्क ने कोई ऐसी बात की। इसलिए हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत करनी है। ये केस जो हुआ है, ये कहानी तो शुरू हुई है 63A से, बिल्कुल, हाँ जी, जिसमें इंटरप्रेट ही गलत किया गया और फिर रीराइट कर दिया गया उस आर्टिकल को। और उसके बाद आप आ जाएं, जब वो हुआ है कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है यहाँ लाहौर में, पेंडिंग है, उसके ऊपर 2 जज साहबान एक सर्विस मैटर में मूव कर देते हैं चीफ जस्टिस साहब को कि जी सुओ मोटो लें इसका इलेक्शंस का, अभी वो पेंडिंग चल रहा है, अभी उसका डिसीजन होना है, तो सुओ मोटो ले लिया। लेकिन इशू तो एक है ना, इशू एक है कि इलेक्शन करा दें। मैं अर्ज करूं ना आपको, तरीकेकार जो है ना वो ठीक नहीं है ना, तरीकेकार आप गए ना केस, 9 पहले जज साहबान थे, 2 ने रिक्यूज किया, ठीक है जी, बाकी 4 ने क्या कहा, अतर मुन्ना ने क्या कहा, और उन्होंने क्या कहा, मंसूर शाह साहब ने क्या कहा, उन्होंने जमाल मंदोखेल साहब ने क्या कहा, और जो चौथे थे क्या नाम था उनका, आपको याद होगा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दे आउटराइटली रिजेक्टेड दिस टोटल प्रोपोजिशन। आप क्यों ऐसे करते हैं? लेकिन इनमें से किसी जज ने यह भी नहीं कहा कि 90 दिन से नहीं, ये बात नहीं है। हाँ, वो कहते हैं जी एबनिशो ये पिटीशन टेकअप हो ही नहीं सकती। जब आप एबनिशो की बात करते हैं, वो क्या कहा उन्होंने, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने भी तो कहा था कि आप लोग मैं कहता हूँ वो अपील थी ना, 90 डेज, और वो फैसला उसके खिलाफ अपील थी ना, ठीक, अपील का फैसला तो हो लेने देते ना, बात तो ये थी ना। और उसमें फिर बार बार मैं उनकी ऑनरेबल जज साहबान को, उन्हीं को उसी बेंच पे बिठाना बार बार, इतना बड़ा ये सिचुएशन सारे मुल्क की, सारे जहान ने मिन्नत की कि खुदा के लिए फुल बेंच बना दे, तो फुल बेंच क्यों नहीं बनाया? अच्छा, लेकिन क्यों फुल बेंच बनाए? ये अगर डिसीजन चीफ जस्टिस का है तो चीफ जस्टिस शुड डू इट। आप लोगों के कहने पे या हुकूमत के कहने पे नहीं, चीफ जस्टिस कमाल है, चीफ जस्टिस इज द काजिल कज़ा। उन्होंने कौम की रिक्वायरमेंट को नहीं देखना, उन्होंने ये नहीं देखना कि सारा मुल्क क्या कह रहा है। सारा मुल्क ये चीखें मार रहे हैं कि जी ये जो जज साहबान है 1 या 2 जो हैं, आप बार बार इनको अपने साथ बिठाते हैं, तो आप क्यों नहीं करते, फुल बेंच क्यों नहीं बनाते? फुल बेंच बनाएं ताकि सबका इतराज़ ही किसी ना हो। सभी ने कहा, इवन PTI ने कहा कि आप फुल बेंच बनाएं ताकि मामला ख़त्म हो जाए। सभी ने कहा जी हम तस्लीम करेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। लेकिन अगर आप इस तरह करें तो फिर थोड़ा बहुत रिएक्शन तो होता है ना जी। अब करारदाद की बात की गई है, क्या कोई बोले भी ना, आप मारते भी रहें तो बात ही ना करें।